कर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेज सकें। हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। आइए, यहां 4 लाइनें सुंदर सी दी गई हैं। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। मतलब आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है तो आपको ही कार्य करना होगा, बिना थके बिना रुके। निरंतर अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको पानी ही है, पानी है। आइए, इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला दिया गया, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं। यहां विकल्प जो है, पहला जसप्रीत बुमराह, दूसरा जेम्स एंडरसन, तीसरा रोहित शर्मा, चौथा विराट कोहली। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा मित्रों, या विकल्प नंबर बी सही होगा, जेम्स एंडरसन। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। यहां ध्यान देना है, तेज गेंदबाज, ये तेज गेंदबाज हैं। तो अगर हम देखें विश्व के जो सर्वाधिक विकेट लेने वाले हैं क्रिकेटर, उनके बारे में अगर देखें तो सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? तो मुथैया मुरलीधरन है। ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये श्रीलंका से संबंधित हैं। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे कौन है, तो शेन वार्न है। हाल ही में इनका स्वर्गवास हो गया। ये कहां से संबंधित हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। और अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे मित्रों, तो अनिल कुंबले जी हैं ये तीसरे नंबर पर। लेकिन इन तीनों लोगों में कॉमन आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों जो हैं ये गेंदबाज स्पिनर हैं। और जेम्स एंडरसन कौन है? तो जेम्स एंडरसन जो हैं ये तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने सर्वाधिक विकेट, कितने विकेट लिए हैं? 951 विकेट प्राप्त किए हैं, जो कि तेज गेंदबाजों की सूची में पहले स्थान पर है। अगर हम इस कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और क्रिकेट के माध्यम से देखें तो यहां देखिए जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा दिया गया है। तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो 5 खिलाड़ियों को चुना गया है। यहां से भारत के कौन है, कितने खिलाड़ी हैं? तो भारत के 2 खिलाड़ी हैं। पहले कौन है? तो जसप्रीत बुमराह हैं। और दूसरे कौन है? तो रोहित शर्मा हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात कर लें यही विराट कोहली जी के बारे में, तो 100 मैचों को खेलने वाले पहले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। मतलब क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो विराट कोहली हैं। आपको यही ध्यान रखना है, मिताली राज से संबंधित, ये विश्व की पहली महिला क्रिकेटर हैं, या सर्वाधिक रन बनाने वाली और सर्वाधिक विश्व कप, वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली या खेलने वाली कौन है? तो मिताली राज है। अगर हम बात करें झूलन गोस्वामी के बारे में, तो विश्व की पहली या सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला कौन है? तो झूलन गोस्वामी है। इन्होंने कितना विकेट लिया है? 250 विकेट। और हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर हम बात करें आईसीसी के द्वारा वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए, आपको पूछा जाता है कि क्रिकेट का बाइबिल किस पत्रिका को कहा जाता है? तो विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर लें मित्रों, 1000 मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो अपना प्यारा भारतवर्ष है, 1000 मैच को खेलने वाला। अगर हम बात करें कि 1000वां मैच किसके साथ खेला गया, तो वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया। और किस स्टेडियम में? मोटेरा स्टेडियम में खेला गया। और यह कहां स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात राज्य में। अगर हम बात करें एक पारी में 10 विकेट लेने वाला
पहला खिलाड़ी कौन सा है? तो एजाज पटेल हैं और इन्होंने एक पारी में 10 विकेट, भारत के 10 विकेट को प्राप्त किया। ये किस देश की तरफ से खेलते हैं? न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं और ये भारतीय मूल के हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न और भी याद रखना है, अपने पहले मैच या पदार्पण मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाला क्रिकेटर कौन है? तो शकीबुल गनी हैं और इन्होंने अपने पदार्पण मैच में 300 रन बनाया है और यह विश्व रिकॉर्ड है और यह बिहार राज्य से संबंधित हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। अगला है, हाल ही में रिपोर्ट के आधार पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 3 जगह बनाने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो विकल्प हमारा पहला गौतम अडानी, दूसरा मुकेश अंबानी, तीसरा एलन मस्क, चौथा जेफ बेजोस। यहां जो सही विकल्प हमारा है, विकल्प नंबर ए सही होगा, गौतम अडानी। जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की रिपोर्ट आई है, इसमें दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो यहां पहला कौन है? तो आपको याद रखना है एलन मस्क जो हैं ये पहले हैं और इनकी कंपनी जो है स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। साथ ही साथ पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी इन्हें चुना गया है। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे कौन है, तो जेफ बेजोस हैं और इनकी कंपनी जो है अमेजन है और अमेजन के सीईओ के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और नए सीईओ कौन बने हैं? तो एनडी जो हैं इसके नए अमेजन के नए सीईओ बने हैं। अगर हम बात कर लें यही मित्रों कि मुकेश अंबानी इस सूची में किस स्थान पे हैं? तो इस सूची में 11वें स्थान पे हैं। अगर हम बात कर लें हाल ही में एक रिपोर्ट के आधार पर एशिया की सबसे अमीर महिला के रूप में कौन है? तो सावित्री जिंदल जो हैं ये एशिया की सबसे अमीर महिला के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां गौतम अडानी जी का पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है और ये विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रही मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की सीरीज आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी है। आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक से देखिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट डाउन जरूर करते रहिए। यहां देखिए दिया गया, पहला खुशी पटेल, दूसरा हरनाथ सिंधु, तीसरा दीविता राय और चौथा दिया गया सिनी सेट्टी। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, यह विकल्प नंबर सी सही होगा, दीविता राय। ये प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हैं और ये किस राज्य से संबंधित हैं? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? दीविता राय ने जीता और इनको ताज किसने पहनाया? हरनाज संधू ने पहनाया। अब यह ध्यान देना है आपको कि भारत के द्वारा 71वां मिस यूनिवर्स क्या प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो दीविता राय के द्वारा किया जाएगा। अगर हम बात करें कि हरनाज संधू किस क्रम की मिस यूनिवर्स रही हैं, तो 70वां क्रम की रही हैं और इसका आयोजन कहां किया गया था? इजराइल में किया गया था। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम जो है इसकी राजधानी है और इसके संसद का नाम क्या है? नेसेट इसके संसद का नाम है। यहां के प्रधानमंत्री कौन है? नेप्टाली बेनेट हैं और राष्ट्रपति कौन है? यार लैपिड है। अगर हम बात करें यहां पर कुछ महत्वपूर्ण जो विकल्प अन्य दिए गए हैं, जैसे खुशी पटेल के बारे में बात करें तो वर्ल्ड वाइड मिस वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता है? तो खुशी पटेल ने जीता है। अगर हम अभी बात कर चुके हैं हरनाज संधू जो हैं ये मिस यूनिवर्स रही हैं, भारत की कौन से क्रम की हैं? तीसरी हैं। पहली कौन थी? सुष्मिता सेन थी, दूसरी कौन थी? लारा दत्ता थी और तीसरी कौन है? हरनाज संधू हैं। ये चंडीगढ़ से संबंधित हैं। अगर हम बात करें यहीं पर सिनी सेट्टी की तो मिस इंडिया कौन है? तो मिस इंडिया जो है ये सिनी सेट्टी हैं। आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है, मिस वर्ल्ड कौन है? तो मिस वर्ल्ड के रूप में
कैरोलिना, कैरोलिना है। और ये किस देश से हैं? ये पोलैंड, पोलैंड से हैं। और पोलैंड की राजधानी क्या है मित्रों? पोलैंड की राजधानी वर्षा है। अगर हम बात कर लें कि भारत की पहली मिस वर्ल्ड, भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? तो रीता फारिया, रीता फारिया जो हैं ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां दीविता राय ये 71वां मिस यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व करेंगी भारत का, इनका पिक्चर दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन कब किया गया? यहां देखिए पहला दिया गया है 20 अगस्त, दूसरा 29 अगस्त, तीसरा 12 अगस्त और चौथा जो दिया गया है 30 अगस्त। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? तो इसका उद्देश्य जो है लघु उद्योगों को विकास या उनके बढ़ावा को प्रमोट करना या उनके बढ़ावा को आगे ले जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम यही बात कर लें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंधित राष्ट्रीय लघु उद्योग से, तो ये की योजना है RAMP, इसको रैंप योजना के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। और इसके द्वारा जो लघु उद्योग हैं उनको प्रमोट किए जाने का गोल है। अगर हम बात करें यही MSME मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो नारायण राणे जो हैं ये MSME मंत्रालय के मंत्री हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि समर्थ योजना या स्वावलंबन योजना किसकी पहल है? तो MSME मंत्रालय की पहल है। आपको याद होगा मित्रों तेजस। अब यहां पर गलत मत करिएगा, तेजस एक प्रकार का हल्का लड़ाकू विमान भी है। और यहां जो तेजस MSME मंत्रालय के संबंध में पूछा जा रहा है तो यह स्किल डेवलपमेंट या स्किल विकास का प्रोग्राम है। और यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अनुराग ठाकुर द्वारा प्रारंभ किया गया। और ये कौन है? तो केंद्रीय खेल और युवा मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। और इसका शुभारंभ कहां से किया गया था? दुबई से किया गया था। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आपकी सफलता में जरूर पत्थर के मील बनेंगे। यहां से देखिए अगर हम बात करें 12 अगस्त के बारे में, तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, साथ ही साथ विश्व हाथी दिवस और यहां पर विश्व संस्कृत दिवस के रूप में 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 29 अगस्त के बारे में, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण के विरोध का दिवस। साथ ही साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस भी 29 अगस्त को आयोजित किया जाता है। यह किसे समर्पित है? मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए MSME मंत्रालय का आपको फुल फॉर्म भी दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसका MSME मंत्रालय का फुल फॉर्म है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा शुभंग लीला किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? यहां देखिए पहला दिया गया कर्नाटक, दूसरा दिया गया नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मेघालय। यहां जो सही विकल्प हमारा है मित्रों, यह विकल्प नंबर सी सही होगा, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। अगर हम बात करें शुभंग लीला या पारंपरिक त्योहार है किस राज्य की? तो मणिपुर की। अभी हाल ही में हमने लिनबोई चनबम के बारे में पढ़ा है। ये कौन है? तो ये जूडो की खिलाड़ी हैं और कितने वर्ष की हैं? 15 वर्ष की हैं। और इन्होंने भारत के लिए विश्व का पहला जूडो के खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगर हम अगले प्रश्न के रूप में देखें तो यहां पर मणिपुर से एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो केबुलाम जाओ नेशनल पार्क जो है
है ये कहां स्थित है, ये मणिपुर में स्थित है। और यहीं पर डांगसिंग हिरन या संघाई हिरन पाया जाता है, जिस डांगसिंग डियर के नाम से जाना जाता है। और एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, फूमड़। आपसे प्रश्न पूछा गया है फूमड़ टाइप की घास कहां पाई जाती है, तो मणिपुर में पाई जाती है, केबू लामजाओ नेशनल पार्क में। अगर हम बात कर ले यही मेघालय के बारे में, तो मेघालय की राजधानी जो है ये शिलांग है। क्या है मित्रों, शिलांग है। और यहीं पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाता है, ये मेघालय की राजधानी शिलांग में किया जाता है। अगर हम बात करें नागालैंड की, तो हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाता है, तो हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन जो है वो नागालैंड में किया जाता है। अगर हम बात करें कंपाला उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, तो कंपाला उत्सव का आयोजन कर्नाटक राज्य में किया जाता है। बात करें पोंगल की और जल्लीकट्टू की, तो ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। हाल ही में हम लोगों ने ओणम के बारे में देखा है। ओणम त्योहार कहां का त्योहार है, तो ओणम केरल राज्य का त्योहार है। ये कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखिए, यहां पर फेस्टिवल का पिक्चर दिखाया गया है और केवू लामजाओ नेशनल पार्क जो है, जो विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है, इसे दिखाई जाने की कोशिश की गई है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे अभिजीत सेन का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है। देखिए पहला दिया गया अर्थशास्त्री, दूसरा दिया गया है वैज्ञानिक, और तीसरा दिया गया चिकित्सक, चौथा दिया गया राजनेता। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, इनका संबंध अर्थशास्त्री थे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि योजना आयोग के 2004 से 2014 तक के सदस्य के रूप में कौन रहे हैं, तो अभिजीत सेन जी रहे हैं। और भारत के मुख्य अर्थशास्त्रियों में इनका नाम है, और इन्होंने विश्व के अनेक यूनिवर्सिटियों में अपनी शिक्षा को प्रसारित करने का कार्य किया है। अगर हम बात करें यहीं पर योजना आयोग के बारे में मित्रों, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष जो योजना आयोग के थे, ये इसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ये पहले योजना आयोग के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें कि योजना आयोग के आधार पर ही पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, तो पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी या किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। जबकि दूसरा महान लोवेस मॉडल पर आधारित था, दूसरा पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया और इसे सरकार का थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है नीति आयोग का गठन कब किया गया था, न तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सुमन बेरी जो हैं ये उपाध्यक्ष हैं। अगर बात करें सीईओ के रूप में, तो हाल ही में नए सीईओ और उपाध्यक्ष नियुक्त किए हुए हैं, तो परमेश्वरन अय्यर जो हैं ये नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ अब यहां मृत्यु से बात हो रही है, तो हम हाल के कुछ महत्वपूर्ण जो मृत्यु हुए हैं, अगर उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा कर लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे अगर बात करें शिंजो आबे ये किस देश से संबंधित हैं, तो जापान से संबंधित हैं। और हाल ही में इनका नारा में भाषण के दौरान गोलियों से भूनकर हत्या कर दिया गया। इनके द्वारा आपको ध्यान रखना है कि नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो शिंजो आबे जी को सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ पद्म विभूषण सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया था, तो शिंजो आबे जी को सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान रखना है लता मंगेशकर जी का हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका संबंध किस राज्य से था, तो भोपाल के इंदौर में इनका जन्म
हुआ था। साथ ही साथ यहां से आपको ध्यान रखना है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। आपको ध्यान रखना है नारायण, नारायण, नारायण आपको याद रखना है, ये केरल के पहले आदिवासी कवि थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख ले। यहां देखिए पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रही अमेरिका मूल की पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन होगी? अब यहां देखिए पहला दिया गया क्रिस्टीना कोच, दूसरा निकोल मान, तीसरा डॉक्टर स्वाति मोहन, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां हमारा जो सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर बी सही होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका मूल की पहली निवासी कौन होंगी? तो निकोल मान होंगी। अब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है मित्रों? तो यहां की जो अंतरिक्ष एजेंसी है ये नासा। ये क्या है? नासा जो है ये यहां की अंतरिक्ष एजेंसी है। यहां की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? नासा जो है यहां की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका गठन कब हुआ था या इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अगर हम बात करें, ये पहली महिला जो है निकोल मान है, ये पहली अमेरिकी महिला के रूप में चुनी गई हैं। अगर हम बात करें यही भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और डीआरडीओ के संबंध में, तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था, 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहां है? बंगलुरु में है। और इसके प्रमुख कौन है? तो सोमनाथ जी जो हैं इसके प्रमुख हैं। और इसके पहले प्रमुख कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। अगर डीआरडीओ की बात करें तो 1 जनवरी 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रमुख हाल ही में डॉक्टर वीके सामंत जी को चुना गया है। अगर हम बात कर लें कुछ महत्वपूर्ण प्रक्षेपणों से, तो पीएसएलवी C-52 के द्वारा EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम 2022 का पहला प्रक्षेपण किया गया था। और यह 14 फरवरी को किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अगर हम बात करें यही PSLV C-53 यह सिंगापुर के 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अगर हम बात करें GSAT 24 इसका प्रक्षेपण किसके द्वारा? एरियन 5 के द्वारा किया गया था। कहां से? फ्रेंच गुयाना से इसका सफल परीक्षण किया गया था। और फ्रेंच गुयाना के कौरू से, और इसी को टाटा के द्वारा लीज पर लिया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां देखिए जो पहली महिला अमेरिकी मूल की पहली महिला होंगी उनका पिक्चर दिखाया गया है, निकोल मान। और यहां पर देखिए, यहां पर नासा का फुल फॉर्म दिया गया है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा का फुल फॉर्म है। और आपको याद रखना है कि रूस ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होने की बात कही है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का गठन कब किया गया था? तो 1998 ईस्वी में गठन किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता? यहां पहला दिया गया लक्ष्य सेन, दूसरा विक्टर एक्सेलसेन, तीसरा कार्लोस अल्कराज और चौथा दिया गया अगाने यामागुची। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर 20 सही होगा, विक्टर एक्सेलसेन। अब यहां हम बात करें मित्रों कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया। पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो पुरुष वर्ग में विक्टर एक्सेलसेन ने जीता। अगर हम बात करें महिला वर्ग में मित्रों, तो जापान की अगाने यामागुची ने यह खिताब जीता। अब हाल ही में बैडमिंटन के महत्वपूर्ण जो खिताब हुए हैं या जिनको प्राप्त हुआ है, अगर उनको रिवाइज कर ले तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगर हम बात करें यहां पर स्विस ओपन, साथ ही साथ सिंगापुर
पुर ओपन और सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाने वाली पीवी सिंधु के द्वारा यह खिताब जीता गया। आपको ध्यान रखना है, अगर ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब पूछा जा रहा है किसने जीता, तो ऑल इंडिया लक्ष्य सेन ने जीता। किसने जीता मित्रों? लक्ष्य सेन ने। अगर यहां पर ऑल इंग्लैंड पूछा जाए, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब, तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। आपको ध्यान रखना है कि किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। आपको याद रखना है मियामी ओपन, साथ ही साथ सर्बिया ओपन और बेलग्रेड ओपन, ये तीनों खिताब बैडमिंटन का किसने जीता है? तो कार्लोस अलखराज ने जीता। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। ये सारे प्रश्न जो आपको हैं, इनको आप रिवाइज कर लिए। यकीन मानिए ये प्रश्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बैडमिंटन से प्रश्न आपके बन रहे हैं तो इन्हीं में से बनना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए, यहां पर दिखाया गया है विक्टर एक्सेल्सन का और अगाने यामागुची जो कि जापान की हैं और ये आपके डेनमार्क के हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा किस भारतीय राज्य को लंबे समय बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन प्राप्त हुआ? यह देखिए, पहला दिया गया असम, दूसरा सिक्किम, तीसरा नागालैंड और चौथा जो दिया गया है मणिपुर। यहां जो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा, नागालैंड। अब नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नेफ्यू रियो जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो ला गणेशन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण रेल के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न है, तो हम यहाँ बात करें कि 1903 ईस्वी में सबसे पहली बार नागालैंड में रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था और नागालैंड का गठन भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो 1963 ईस्वी में नागालैंड का गठन किया गया था। रेल की अगर बात करें मित्रों, तो रेल सेवा भारत में किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ 1853 ईस्वी में। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे के बीच में चला। अगर हम बात करें यहीं पर रेल से संबंधित कि दो रेलों के टक्कर को रोकने के लिए किसका इजाद किया गया? तो टक्कर को रोकने के लिए कवच का इजाद किया गया। यह दो ट्रेनों के टक्कर को बताने या बचाने का कार्य करता है। अगर हम बात करें रेल के लिए बजट में कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है गति शक्ति योजना जो है ये रेलवे से संबंधित है और इसके 7 आयाम हैं। इसके कितने आयाम हैं? 7 आयाम हैं। अगर हम बात करें भारत में रेलवे जोन कितने हैं, तो टोटल रेलवे जोन 18 है और नवीनतम रेलवे जोन कौन है? तो विशाखापट्टनम जो है ये नवीनतम रेलवे जोन है। अगर हम बात कर लें मित्रों रेल से संबंधित कि रेल बोर्ड का गठन किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? तो रॉबर्टसन आयोग के आधार पर रेल बोर्ड का गठन किया गया था। अगर हम बात करें रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो एडवर्थ कमीशन की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। पुनः रेल बजट को सामान्य बजट के साथ किस कमीशन की सिफारिश पर किया गया? तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर इसे पुनः एक साथ पेश किया जाना प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पहला किसान रेल कहां से कहां तक प्रारंभ हुआ?
तो देवदाना, देवदाना से लालीपुर, लालीपुर, देवदाना से लालीपुर ये पहला किसान रेल प्रारंभ किया गया। ये सारे प्रश्न जो हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, रेलवे से संबंधित आपको जरूर याद रखना है और ये परीक्षाओं की दृष्टिकोण से आपको जरूर लाभ दिलाएंगे। इसी क्रम में यहां देखिए पहला दिखाया गया है जो दूसरा स्टेशन बनाया गया, और पहला स्टेशन कब बना था? 1903 ईस्वी में, और 119 साल बाद दूसरा स्टेशन की स्थापना की गई है नागालैंड के सुखोई में। साथ ही साथ नागालैंड में एक जीआई टैग दिया गया है, मीठा खीरा जो है ये नागालैंड की जीआई टैग दिया गया है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिए विकल्प हमारे पश्चिम बंगाल पहला, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा उत्तर प्रदेश। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों यह पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और यह कब तैयार होगा? 2024 में। अभी आपको ध्यान रखना है कि 2024 में यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। वर्तमान में कौन है? तो अंकोर वाट, अंकोर वाट मंदिर जो है यह कहां है? यह कंबोडिया में है, और कंबोडिया की राजधानी क्या है? नामपेन है। और अंकोर वाट मंदिर किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। यह पश्चिम बंगाल के कहां पर? नदिया, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के मायापुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। अब अगर हम कुछ मंदिरों से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करें मित्रों, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अगर हम उड़ीसा से बात करें तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, इसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। और 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला मंदिर भारत का कौन है? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो पूछा जाता है भारत माता मंदिर कहां से संबंधित है? तो ये बनारस से संबंधित है या वाराणसी में स्थित है भारत माता मंदिर। और काशी विश्वनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। आपको ध्यान रखना है एससीओ के द्वारा किसे अपनी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है? तो वाराणसी को अपनी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है एससीओ के द्वारा। एससीओ का गठन कब किया गया था? और इसका 2001 में। और एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? संघाई सहयोग कोऑपरेशन। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 9 हैं। और 9वां कौन है? ईरान देश जो है इसका 9वां सदस्य या नवीनतम सदस्य देश है। इसी क्रम में यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है, और पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मायापुरी में इसका स्थापना किया जा रहा है, और ये 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। और ये आइकॉन मंदिर का हेडक्वार्टर होगा। आइकॉन मंदिर का ये हेडक्वार्टर के रूप में होगा। आइए इसी क्रम में आपसे लास्ट में विदा लेने से पहले 2 शब्द कहना चाहेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी या संस्था के द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ हो रहा है तो आप चैनल के प्रति अपना जो आभार प्रेम प्रकट कर रहे हैं इसके लिए कोटि धन्यवाद। और आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।